हिमाचल प्रदेश पर खास हमारी पेशकश लेकर हाजिर हुए हैं। हम आपको बता दें कि मतदान की शुरुआत सुबह 8 बजे हो चुकी है। कुल 68 सीटों पर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और शाम 5 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। कुछ ही देर में मतदान प्रतिशत कितना हुआ इसके आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे। आपको बताएं कि ऐतिहासिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में करीब 70% मतदान होता आया है और दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक वोट डाला है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ता है। करीब 56 लाख से ज्यादा मतदाता यहां वोट डाल रहे हैं, जिसमें करीब 28.5 लाख पुरुष हैं और 27.5 लाख महिला मतदाता हैं। ये सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है, आज शाम 5 बजे तक चलेगा। करीब 7,900 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 412 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 35,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे राज्य में की गई है। नतीजे 8 दिसंबर को गुजरात के साथ ही आएंगे। तो आज जो मतदान चल रहा है उसको लेकर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है और हिमाचल की जनता से वोट देने की अपील की है। उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने किया है ट्वीट, साथ ही हमने देखा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और कुछ देर पहले हमने जयराम ठाकुर को भी सुना था, जो कि मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के। वो भी कह रहे थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान दें। और जैसा कि अखिलेश जी आपने भी कहा, पिछली बार की भी अगर बात करें 2017 की, तो 75% से ज्यादा मतदान हुआ तो अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज हिमाचल की देखने को रहती है। देखिए, पहाड़ी राज्य है और सुबह सुबह ठंड भी होती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि अक्टूबर-नवंबर में हिमाचल प्रदेश के चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि ऊपरी इलाके जो हैं जहां पर की काफ़ी बर्फ गिरती है वहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चुनाव आयोग की प्रशंसा करनी होगी। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिस तरह से वो जज्बा दिखाते हैं। हमने कुछ दिनों पहले तस्वीरें देखी थी, 2 दिन पहले, जब भारी बर्फ के बीच जो पोलिंग पार्टी है वो एक ऊपर के पहाड़ी इलाके में जहां पर बर्फ गिरी थी वहां जाते हुए नजर आए थे। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मंडी से। सौरभ, आपसे यही समझना चाहेंगे कि अभी तक 1 घंटा हो गया है मतदान शुरू हुए, किस तरह का जोश उत्साह आप मतदाताओं में देख रहे हैं? हालांकि ठंड वहां पर पड़नी शुरू हो चुकी है। बहुत जबरदस्त ठंड है। कल पहाड़ों पे बर्फबारी भी हुई है। तापमान यहाँ पर 3 से 4 डिग्री है। मंडी का ऊपरी इलाका है, लेकिन आप देखेंगे इस ठंड का जो मतदान करने वाले हैं और खासकर महिलाएं हैं, बिल्कुल जोश में है, यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बूथ हैं, 100, 200, 300 बूथ हैं और ये लोग वोट डालने आए हुए हैं। पहले तो राजनीतिक बातें करेंगे, पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? इंदिरा देवी जी। इंदिरा जी, आप वोट करने आई हैं, क्या मुद्दे हैं? महिला क्या चाहती हैं कि आपके लिए अच्छा हो इस चुनाव में? सब कुछ अच्छा है जी हमारे लिए। हाँ, आपने वोट दे दिया। क्या चाहती हैं आप? इनसे पूछो आप। इनसे पूछें, आपकी सोच नहीं है किसको ध्यान तो में आप सुनिए। यहाँ पर महिलाएं सुबह सबसे पहले वोट डालती हैं आके। लेकिन देखिए अखिलेश जी, आप भी कह रहे थे और जय भी बता रही थी कि महिलाएं यहाँ पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं। यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर महिलाओं के लिए अपने मैनिफेस्टोस में विशेष ध्यान दिया है। बीजेपी ने तो एक महिला मैनिफेस्टो बनाया है। गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर, जो 12th पास करेंगी, जो टॉप 5000 लड़कियां होंगी हिमाचल की, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ग्रेजुएशन के लिए स्कूटी दी जाएगी, और गर्भवती महिलाओं को संतान के दौरान पेंशन दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि हर महिला जो कि 16 साल से 60 साल तक की महिला को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी, क्योंकि महिला ही वोटर यहाँ तय करेंगे कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने खुल के ऐलान कर रखे हैं महिलाओं के लिए, और वो भी समझते हैं कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सुबह से देखिए, यहाँ पर पुरुषों की लाइन देखिए, आपको नजर आएगा छोटी है, लेकिन महिलाओं की लाइन यहाँ पर
आपको लंबी नजर आएगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर अजय ये भी होती है कि लोग जो हैं वो बहुत दूर दूर से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर गांव है पोलिंग बूथ से, तो सुबह ही वो 6-6:30 बजे निकल जाते हैं ताकि पहले वोट कर लें और उसके बाद वो दूसरा कोई काम करें। तो एक्चुअली मुझे सही तस्वीर दिखती है कि पहले मतदान फिर जलपान, वो हिमाचल में देखने को मिलती है और महिलाओं की जो कतार है वो पुरुषों की कतार से लंबी है। जी, जया, उत्साह भी दिख रहा है। और यहाँ सौरभ फटाफट आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं मंडी में, वहां पर बीजेपी के जो विधायक मौजूदा हैं 2017 में उन्होंने जीत हासिल की थी, अनिल शर्मा ने। ये 2017 में एक बहुत जबरदस्त एंट्री थी बीजेपी की क्योंकि एक लंबा वक्त तक वर्चस्व रहा है यहाँ पर कांग्रेस का। अब यहाँ पर फिर से मुकाबला उन्हीं दो कैंडिडेट के बीच में दिख रहा है। चंपा ठाकुर जिनको हराया था अनिल शर्मा ने, वो ही उनके सामने है, लेकिन बीजेपी से प्रवीण शर्मा वो नाराज हैं, निर्दलीय हैं। यहाँ मुकाबला कैसा दिख रहा है? आम आदमी पार्टी भी है यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात है, जय आप मंडी की बात कर रहे हैं, मंडी में सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी में जो लड़ाई है, जैसे आपने बताया सुखराम के बेटे वहां से मैदान में हैं अनिल शर्मा, पिछली बार चुनाव जीते थे और उनको चंपा ठाकुर को उन्होंने हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी के एक बागी हैं वहां से, उनका नाम है प्रवीण शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो गणित जो है वो खराब कर सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा टाइम पार्टी के लिए दिया। पार्टी पिछली बार तो इनको चुनाव लड़ा चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो टिकट देना चाहिए था। प्रवीण शर्मा का टिकट कटा तो प्रवीण शर्मा स्वतंत्र तौर पर, निर्दलीय तौर पर यहाँ बागी उम्मीदवार है। और यहाँ जया यूपी बिहार या दिल्ली की तरह नहीं है, यहाँ जो वोटर्स होते हैं उनके लिए कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर खूब इंडिपेंडेंट जीतते हैं और पिछली बार आप यहाँ पर लेफ्ट की भी सीट आई थी, तो प्रवीण शर्मा भी यहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं, तो उनकी गणित खराब कर सकते हैं अनिल शर्मा की। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि मंडी जो है, जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, वो सीएम जयराम ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है। और पिछली बार बीजेपी ने यहाँ 10 में से 9 सीटें जीती थी, 1 सीट लेफ्ट को गई थी, तो उनका अपना गढ़ बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और अखिलेश जी भी इस बात को समझते हैं कि मंडी में पिछले उपचुनाव में लोकसभा में प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा हैं, वीरभद्र की पत्नी, उन्होंने यहाँ बुरी तरीके से बीजेपी को हराया था। तो यहाँ पर कह लें किसी का कोई गढ़ है, हिमाचल ऐसा लगता नहीं कि किसी का कोई गढ़ है, क्योंकि पिछले बार प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिराजपुर में, जबकि मुख्यमंत्री बीजेपी का चेहरा थे। तो यहाँ पर पहाड़ की जनता जो है वो अपने मुद्दों पर, अपने चेहरों पर वोट करती है। बहुत नेशनल इश्यूज पर वोट लगता नहीं है कि यहाँ पड़ता है, तो लोकलाइज इशू मैटर करते हैं, लोकल नेता मैटर करते हैं। यही वजह है कि जितनी मेहनत बीजेपी ने बागियों को बनाने के लिए हिमाचल में की होगी, जितनी मेहनत हमने देखी है उतनी शायद किसी और राज्य में नहीं देखी, क्योंकि वहां पर बीजेपी की मशीनरी काम कर जाती है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया कृपाल परमार को, जेपी नड्डा ने लोगों को फोन किया है, तो जिसके जो यहाँ नितिन गडकरी, क्योंकि जो अध्यक्ष थे तो उनके करीबी कुछ नेता थे हिमाचल के, नितिन गडकरी ने यहाँ लोगों को मनाया है, समझाया है, तो पूरी कोशिश रही है। यही वजह है कि बागियों को लेकर बीजेपी परेशान रही है। मंडी में बीजेपी के 3 बागी हैं जो उम्मीदवार अलग अलग सीटों से लड़ रहे हैं। तो मंडी शहर विधानसभा जो सदर जिसकी बात करें, जहां से अनिल शर्मा विधायक हैं, सुखराम के बेटे हैं, उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के विधायक बागी प्रवीण शर्मा मैदान में है, जो कि चंपा ठाकुर को फायदा पहुंचा सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी यहां पर है, जो कहीं ना कहीं ज्यादातर लगता है कि वोट कटुआ की भूमिका में नजर आएगी। लेफ्ट का भी उम्मीदवार है, थोड़ा मजबूत नजर आता है। तो काफी चुनौतियां जहां बीजेपी के लिए हैं वहां कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ बागी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, पर ज्यादातर कांग्रेस ने बागियों को समझा दिया है। तो बीजेपी को अपना गढ़ मंडी बचाने की बहुत चुनौती होगी। और चेहरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, वो यहीं से आते हैं, यहीं की सिराज विधानसभा से वो विधायक हैं, तो कोशिश उनकी भी है कि यहां पर अपना गढ़ बचाया जाए। बगल में कांगड़ा है जहां पर 15 सीटें हैं विधानसभा की, वहां 11 सीटों पर बीजेपी ने जीता था। 33% जो सीटें हैं वो कांगड़ा और मंडी से आता था, और पिछली बार कांगड़ा मंडी ने बीजेपी ने समझ लीजिए कि कांग्रेस को बिल्कुल धूल चटा दी थी, जिस वजह से वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, विस्तार से समझाने के लिए। बहुत ही बारीकी से आपने दर्शकों को बताया है कि आखिर क्या समीकरण है, हर सीट का क्या समीकरण है। और जिस उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं वो उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, और यही कारण है कि उसके बाद ही कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ करके आया था। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, सुशील कुमार शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही नरेंद्र राठा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले नगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। आप अभी सुन रहे थे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को, बता रहे थे कि महिला मतदाता कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों में। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक वोट डाला। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कि दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि महिलाएं उनके साथ रहें, और इसीलिए उनको लुभाने के लिए वादे भी किए जाते हैं।
कितनी बड़ी भूमिका रहेगी इस बार महिला मतदाताओं की पसंद नापसंद की चुनाव परिणामों पर? जैसे कि सौरभ जी ने बोला, उन्होंने लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो शख्सियत है उसको, उसकी जो नब्ज है वो अच्छी तरह समझ ली 2-4 दिनों में। हेलो जी जी नगेंद्र जी, 2-4 दिनों में अच्छी तरह जी। काफी अरसे से सौरभ वहां हर जगह घूम रहे हैं, बल्कि 2-4 दिन नहीं, काफी अरसा हो गया। नगेंद्र जी, आप अगर हमसे कनेक्ट हो पाए, आपकी बात जी बताएं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, जी बोलिए। आ रही। हाँ, इन्होंने नब्ज अच्छी तरह, काफी दिनों से घूम रहे हैं, अच्छी तरह इन्होंने हिमाचल प्रदेश की नब्ज समझ ली है, क्योंकि यहाँ महिलाओं में एक तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, और जो हमारे जो 3 टियर सिस्टम में पंचायती राज में अर्बन लोकल बॉडीज होती है, इसमें भी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है। बल्कि नगेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज, आपका वीडियो हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। आप वो अभी हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुशील जी, यही प्रश्न आपसे भी कि महिला मतदाताओं की भूमिका कितनी बड़ी है हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम में, और जिस तरह से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा वादे किए हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाएं हिमाचल में सक्रिय रोल अदा करती रही हैं, और आपको पता है कि हिमाचल में जो ग्रामीण इलाकों में जो काम करते हैं वो 80% 90% काम महिलाएं ही करती हैं, और सुबह जल्दी उठकर और जल्दी वोटिंग करने के लिए आपने देख ही लिया सभी पोलिंग बूथ में कि महिलाएं ज्यादा आ रही हैं पुरुषों के अपेक्षा। महिलाओं के रोल को समझते हुए भाजपा ने इस बार इनको 33% जो नौकरियों में आरक्षण है वो बात वो कर रहे हैं जी। और उन्होंने ये वायदा किया है। और इसके बाद जो महिलाएं जो बच्चियां पढ़ती हैं, किशोरियां पढ़ती हैं, उनके लिए साइकिल और स्कूटरी देने की बात भी की है। लेकिन ये मुद्दे अधिक तब होते हैं जब परिवार में एक फैसला होता है। परिवार में जहां मैं ये देखता हूं कि जो एक्स सर्विसमैन के लोग हैं वो तो सही बात है, 1 पेंशन 1 स्कीम के तहत जो उनका परिवार है भाजपा से काफी हद तक जुड़ा है, लेकिन वो भी बटे हुए हैं, वो 2 हिस्सों में तो बटे ही हैं, कांग्रेस और भाजपा में। और कांग्रेस और भाजपा का हिमाचल में देखा जाए तो 36% से ऊपर का जो कैडर है दोनों का बराबर है, और टक्कर यही देती हैं। जिस तरफ महिलाएं ज्यादा हो जाएंगी उस तरफ हिमाचल का रुझान बदल जाएगा। ये कोशिश भाजपा ने की है ज्यादा लुभावने जो वायदे करके। कांग्रेस ने तो अपना महिला के रूप में तो अपना राज्य प्रधान ही दे दिया है कि भी वो महिला ही हैं, और महिलाओं ने ही उनको जिताने की कोशिश की, क्योंकि महिलाएं ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। और जो वीरभद्र सिंह थे वो महिलाओं में काफी लोकप्रिय भी थे, क्योंकि वो हर क्षेत्र के केवल महिलाएं नहीं, हर क्षेत्र के लोगों को जानते थे, उनके नाम से पुकारते थे। वो एक छत्र ऐसे नेता थे, इसीलिए प्रतिभा सिंह वहां से जीत पाई। जी सुशील जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को वीरभद्र सिंह के ना रहने की एक कमी भी खलेगी। बहरहाल उनके बेटे विक्रमादित्य जरूर मैदान में है। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है और कई बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों की बात हो रही है, और सेब कारोबारियों को नहीं भूलना चाहिए। किस तरह से नाराजगी हिमाचल सरकार में उनके मन में है, ये बताएं कि जो अग्निवीर योजना है, एक वक्त में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में काफी प्रोटेस्ट हुआ था उसके खिलाफ। उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, बड़ी संख्या में सेना में वहां लोग भर्ती होते हैं। इस योजना को लेकर उस प्रोटेस्ट का असर क्या इन चुनावों पर आपको लग रहा है होगा? देखिए, हिमाचल में जो सर्विंग सैनिक हैं वो 50,000 से ज्यादा है। 60 लाख मतदाताओं के बीच में 50,000 सर्विंग सैनिकों का होना बहुत एक बड़ा
बड़ी संख्या माना जाता है और 1.5 लाख के करीब एक्स सर्विसमैन है हिमाचल में। और एक्स सर्विसमैन को रिझाने के लिए अभी हाल ही में मनकोटिया, विजय सिंह मनकोटिया जो कांग्रेस में थे, एक्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश के प्रधान, उनको कांग्रेस भाजपा ने अपने पाले में ले लिया है। लेकिन जहां तक अग्निवीर जो केंद्र की पॉलिसी बनी है और उसके तहत भर्ती भी शुरू हो गई है, हिमाचल में एक दौर भर्ती का हो गया है और उसमें से कुछ लोगों को 300 से अधिक लोगों को रिक्रूट भी कर लिया गया है। ये भी इसी दौरान हुआ है, चुनाव से पहले हुआ है। लोग रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन ने, उन्होंने आने के बाद भी एक्स सर्विसमैन की जो लीग है हिमाचल की, मनकोटिया जी ने लीग की मीटिंग करने के बाद अग्निवीर का जो मुद्दा था उस पे केंद्र को लिखा है कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। एजिटेशन जहां है, खुल के एजिटेशन हिमाचल में इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन इसका विरोध हो रहा है कि कच्चे तौर पर सैनिकों को लगाना और कुछ अरसे के लिए सैनिकों को लगाना, ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि हिमाचल में दूसरे अन्य रोजगार के जो अवसर है वो कम है अपेक्षाकृत मैदानों के। नगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो तकनीकी समस्या थी वो दूर हो गई है। नगेंद्र जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, जो बात सुशील जी कह रहे थे कि महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम पर, और वो इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको महिला बनाया है, लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कांग्रेस के लिए कि किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी या कोई चेहरा लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरती? कांग्रेस पार्टी ने एक सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि इसमें आपके 5-6 इनके लीडर हैं और वो सब मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं। 5-6 में से अगर इनमें से किसी एक को भी डिक्लेयर करते तो दूसरा नाराज होना था। इस तरह उनकी वोटों की फ्रेगमेंटेशन हो जानी थी और हो सकता पार्टी को चुनाव में जाने से पहले संगठन के तौर पर संगठन में नुकसान हो सकता था। इसलिए जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, वो पार्टी के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। और इसके आधार पर भी ये अपने चुनाव क्षेत्र में जैसे 5-6 ये उम्मीदवार हैं, ये यही क्लेम कर रहे हैं कि हम में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है और उससे जनता भी प्रभावित होती है। वो ये मानकर चलती है कि भी इनमें से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमारे लिए आने वाले वक्त में लाभदायक साबित हो सकता है विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। नगेंद्र जी, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कई दावेदार यहाँ मुख्यमंत्री पद के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस में दिख रहे हैं। प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस की राज्य प्रमुख है, मुकेश अग्निहोत्री जो कि विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस चुनाव समिति प्रमुख है। तो आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया गया ताकि चुनाव से पहले ही बगावत देखने को ना मिले और जनता में वो मैसेज ना जाए जो कि बाकी राज्यों में हमने देखने को मिलता है, कांग्रेस की एक कमजोरी कहीं ना कहीं। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, बागियों का बार बार जिक्र होता है। हमने देखा कि बीजेपी में 20 से ज्यादा बागी बताए जा रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री को फोन तक करना पड़ा, किस तरह से परमार जी को फोन किया। ये एक समस्या बीजेपी के सामने हो सकती है, बड़ी समस्या। हालांकि कांग्रेस में भी बागी है, 10 से ज्यादा बागी वहां भी है। बीजेपी में सबसे बड़ी समस्या शुरू में जो उन्होंने टिकट का आवंटन किया उसमें भी उनकी काफी खामी रही है। जिस तरह से टिकट का आवंटन होना चाहिए था उस तरह हो नहीं पाया। संगठन इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो जो टिकट देने चाहिए थे, जो जिताऊ कैंडिडेट है, इस तरह नहीं दे पाए। उन्होंने कुछ मंत्रियों को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, इसका मैसेज भी गलत गया। जो पुराने चुनाव क्षेत्र में थे वहां से उन्होंने अपना जो काम किया था या अपना रुतबा बनाया था, संबंध थे उनको वोटर के साथ में। एक चुनाव क्षेत्र से आप 15-20 दिन पहले दूसरे चुनाव क्षेत्र में अगर शिफ्ट करते हो तो उससे काफी नुकसान होता है। उसके बाद इसी वजह से उनमें ये जो आपके बागी उम्मीदवारों का
जो बागी उम्मीदवार पैदा हुए और बागी उम्मीदवार बीजेपी में 21 है। हिमाचल प्रदेश में जो आपका कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मतदान का अंतर होता है बहुत कम होता है, 3 से 4% होता है। सिर्फ एक बार 2017 में 6% का अंतर आया था, बीजेपी ने 6% की बढ़त कांग्रेस पर दी थी। अदरवाइज बागी जो आपका राजनीतिक गणित है उसको बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और इसका जो प्रूफ है, प्रधानमंत्री ने खुद एक ऐसे उम्मीदवार से बात करी है, परमार से, जो फतेहपुर से लड़ रहे हैं, उनको पर्सनली बात करनी पड़ी। इसका मतलब ये कि अंदर से बीजेपी को ये मालूम है कि जो बागी है वो उनका जीत का जो गणित है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और ये इसका खामियाजा फ्यूचर में भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही मजबूत होता है। हर कोई सरकार जो 5 साल सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाता है। ये यहाँ की जनता भी जागरूक है और ये जो आपका पार्टी के बीच में जो 2-3-4% का फर्क रहता है, इससे भी इस पर फर्क, इससे भी ये रिवाज है हिमाचल प्रदेश का, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि रिवाज को बदलना है, ये बीजेपी की कोशिश है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि बागियों का नुकसान होता है क्योंकि छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र हैं, पिछली बार की भी अगर बात करें तो 6 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर 1000 वोट से कम था, तो ऐसे में अगर वोट जरा से भी बढ़ते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल सुशील जी और नगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बारीकियों को। वक्त एक ब्रेक का।